कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एपिसोड 15 में आप सभी का स्वागत है। एंड चलिए अब शुरू करते हैं ऑब्वियसली एपिसोड नंबर 15। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात की और कैसे इसी हत्याकांड के कारण यहाँ पे गांधी जी जो है वो ऑब्वियसली क्या करते हैं, ऑब्वियसली वो एक तरीके से डिसओबे मूवमेंट जो उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाया था उसको रोक देते हैं। सो हियर वी गो। अब यहाँ पर काफी जरूरत पड़ गई है कुछ चीजों को समझने के लिए। ऑब्वियसली बहुत से मुद्दे थे सामने, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो भी कुछ इतने ज्यादा बेनिफिट्स लेकर नहीं आया था इंडियंस के लिए। तो इन सभी चीजों को लेकर गांधी जी ऑब्वियसली यहाँ पर प्लान कर रहे थे एक प्रॉपर मास लेवल का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गांधी जी इसको मास बनाना तो चाहते हैं, मास मूवमेंट, लेकिन उसमें वो मुस्लिम्स और ऐसे ही बहुत से दूसरे जो कम्युनिटीज हैं उनका सपोर्ट भी चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर एक तरह से देखा जाए तो स्वदेशी मूवमेंट में लोअर क्लास मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था, वहीं अगर हम मिडिल क्लास और अपर क्लास मुस्लिम्स की बात करते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन स्वदेशी मूवमेंट में बहुत कम देखने को मिला। तो आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं? वो ऑब्वियसली उनका रिलीजन है। तो रिलीजन से जुड़ा हुआ जब भी कोई मुद्दा होगा तो आप अपर क्लास, लोअर क्लास, सभी मुस्लिम्स को बल्कि एक साथ एकजुट होकर लड़ते हुए देखेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ रिलीजन का मुद्दा अगर आता है तो मुस्लिम्स का हर लेवल से सपोर्ट जो है वो मूवमेंट को जरूर मिलेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ 1919 के दौरान, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया था और वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसमें ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज जो है वो जीत गई थी। तो अब बारी थी हारने वाली कंट्रीज को ऑब्वियसली यहाँ पे पनिश करने की। जर्मनी को भी पनिश किया गया, जर्मनी को भी काफी सारी चीजें कही गई जो वो नहीं कर सकते, 1 लाख से ज्यादा की आर्मी नहीं रख सकते, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्रीज के साथ वो अलायंस नहीं बना सकते। तो इस तरह की बहुत से पॉइंट्स थे। वहीं आता है ऑटोमन टर्किश एम्पायर। ऑटोमन टर्किश एम्पायर जो है उसको ब्रिटेन ने ऑफर दिया था वर्ल्ड वॉर 1 के ही दौरान कि वो उसे सपोर्ट कर सकता है ताकि रशिया तक प्रॉपर तरह से फूड पहुंचाया जा सके। लेकिन वही ऑटोमन टर्किश एम्पायर ने जर्मनी को सपोर्ट किया, लेकिन जर्मनी अब हार गया है। तो ऑब्वियसली ब्रिटेन ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई में यह तय किया कि ऑटोमन टर्किश एम्पायर का जो हेड है, जो राजा है, जिसे खलीफा कहते हैं, उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। जबकि ऑटोमन टर्किश एम्पायर का जो राजा है वो इस्लामिक हेड माना जाता था, रिलीजियस हेड माना जाता था, और उसको सारी की सारी दुनिया भर के मुस्लिम्स जो हैं वो अपने एक लीडर के तौर पर देखते थे। तो जैसे ही यहाँ पे ऑटोमन टर्किश एम्पायर के खलीफा को उनकी पोजीशन से हटाया गया, दुनिया भर में मुस्लिम्स जो है वो भड़क गए और इसका असर भारत पर भी देखा जा सकता था। भारत में भी 2 भाई अली ब्रदर्स बेसिकली यहाँ पे मोहम्मद अली और शौकत अली जो हैं वो यहाँ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बुलवाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और खलीफा की पोजीशन जो है उसको रिस्टोर करने की मांग करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों भाइयों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। हालांकि ये था तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही, लेकिन ये खिलाफत मूवमेंट के नाम से ज्यादा पॉपुलर हुआ। गांधी जी को नब्ज का पता चल गया और उन्हें लगा कि चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के साथ साथ इस मुद्दे को भी उठाया जाए ताकि मासेस का सपोर्ट हमें मिल सके और मासेस जो है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, मतलब हर सेक्शन जो है वो यहाँ पर सामने आए, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। तो उन्होंने भी यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट के बिल्कुल पैरेलल अपना एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने की ठानी, जिसके मुद्दे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और ऑब्वियसली खिलाफत मूवमेंट में जो मुद्दा उठाया गया था दैट इज खलीफा की पोजीशन को रिस्टोर करना, इस मुद्दे को भी गांधी जी सामने लेकर आने वाले हैं ताकि मुस्लिम्स का सपोर्ट भी उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मिले। तो यहाँ पे जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है
और ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो इलाहाबाद में मिल रही है। एंड देन दे डिसाइडेड कि हम इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू करेंगे। सेम ईयर 1920 में ही सितंबर में एक बार फिर से मुलाकात होती है। कैलकाटा स्पेशल सेशन है ये। इस सेशन में हुआ ये कि गांधी जी के हाथ में कांग्रेस की लीडरशिप आ गई, बिकॉज ऑब्वियसली लोकमान्य तिलक की कुछ ही समय पहले मृत्यु हो जाती है और गांधी जी कांग्रेस की बागडोर संभाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन है दैट इज दिसंबर का 1920 का सेशन, वो नागपुर सेशन है और ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज कांग्रेस की वर्किंग में बहुत सारी चेंजेस आए। कांग्रेस ने कभी भी ग्रास रूट लेवल के लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम गांधी जी ने कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उन्हें लैंग्वेज के आधार पर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा। गुजराती बोलने वाले मेंबर्स एक ग्रुप में, बंगाली बोलने वाले मेंबर्स एक ग्रुप में, इस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए ताकि ये जो ग्रुप्स हैं ये अलग अलग जगहों पे भेजे जा सके, ग्रास रूट लेवल के लोगों से बातचीत कर सके, उन्हें इस मूवमेंट के बारे में बताएं और सपोर्ट इकट्ठा करें। तो बंगाली बोलने वाले जितने मेंबर्स थे वो एक ग्रुप में डाल दिए गए और उस ग्रुप को बंगाल के गांव देहाती इलाकों में भेजा गया। यही नहीं, नागपुर सेशन जो था उसमें कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का गठन भी किया गया। कांग्रेस जो है वो पहले ऑब्वियसली कैसे काम करती थी, वो मिलते थे, वो कोई रेजोल्यूशन पास करते थे जो भी उस समय में चर्चा में चीजें होती थी उससे जुड़ा हुआ, और फिर उसी के ऊपर सारी साल काम करते थे। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता था जो ये चेक कर सके कि क्या वाकई में जो स्टेप्स उठाए गए हैं वो रेजोल्यूशन के इंटरेस्ट में है या नहीं, या फिर रेजोल्यूशन जो पास किया गया उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे साल कितना काम किया और कितना समय वेस्ट किया, ये सारी चीजें चेक करने वाला कोई नहीं था। बट अब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ही बनेगी इन सभी चीजों की प्लानर। वो यहाँ पे रेजोल्यूशन भी पास करेगी, इसके साथ साथ आगे का जो रास्ता है वो भी तय करेगी कि इस रेजोल्यूशन जो है इस डिमांड को पूरी तरह से फुलफिल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, हम कितना आगे बढ़े, अभी हमें कितना और आगे चलना है, ये सारी चीजें कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ही चेक करेगी। तो ये नागपुर सेशन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ये मूवमेंट मास मूवमेंट होने वाला था तो ऑब्वियसली बात है कि फंड्स की जरूरत भी थी। इसी वजह से तिलक स्वराज्य फंड की शुरुआत की गई ताकि लोग जो है मास लेवल पर यहाँ पे फंड जो है उसमें डोनेट कर सके, और ये जो पैसा है ये ऑब्वियसली हेल्प करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, यहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स को गांव देहाती इलाकों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। तो ये तिलक स्वराज्य फंड जो है इसमें करोड़ों में रुपए जो है वो इकट्ठे हुए, और वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सिंबल था कि मूवमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। तो एक तरीके से खिलाफत मूवमेंट के बिल्कुल कंटेम्प्रेरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। जुलाई 1921 में खिलाफत मूवमेंट में ये अनाउंसमेंट की गई कि कोई भी मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व नहीं करेगा। कुछ ही महीनों के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी गांधी जी ने यही अनाउंस किया कि कोई भी इंडियन जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व नहीं करेगा, और थोड़े ही दिन के बाद हम इस पूरे के पूरे मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तब्दील कर देंगे। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तब्दील करने की बात कही, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही चोरी चोरा हत्याकांड सामने आ गया जो कि 5 फरवरी 1922 में हुआ। तो होता यह है कि चोरी चोरा जो है वो एक छोटी सी जगह है, यूपी में एक जगह है जहां पे आप देखेंगे कि बहुत ही पीसफुल तरीके से लोग प्रोसेशन कर रहे थे, बहुत पीसफुल तरीके से एक जगह बैठकर धरना दे रहे थे, और उनके ऊपर पुलिस वालों ने गोलियां चला दी। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज लगभग 1.5-2 साल से सभी लोग इन गांधी जी के कहने पर सत्याग्रही बन के बैठे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी ने कहा है तो ये सत्याग्रह जरूर सक्सेसफुल होगा। तो सब सत्याग्रही बन के बैठे थे, किसी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहे थे, वो किसी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, काउंटर अटैक नहीं कर रहे थे, हर तरह का सप्रेशन झेल रहे थे। लेकिन अब की बार जो पीसफुल तरीके से बैठे गए लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई वो लोग सह नहीं पाए, और एक तरह से उनका थ्रेशोल्ड पॉइंट टूट गया, और उसके बाद उन्होंने चोरी चोरा में जितने भी पुलिस स्टेशंस थे उनमें आग लगा दी। तो ऑब्वियसली बात है गांधी जी जानते थे कि पूरे भारत में इतने सारे सत्याग्रही जो है वो बैठे हैं, सबका थ्रेशोल्ड पॉइंट एकदम से टूटेगा, और ये जो आग चोरी चोरा से शुरू हुई है ये पूरे भारत में फैल जाएगी और हर तरफ वायलेंस भड़क जाएगा।
इसी वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं इस मूवमेंट को यहीं रद्द करता हूं। और फिर 12 फरवरी 1922 को रेजोल्यूशन पास किया गया बरदौली गुजरात में इस पूरे के पूरे मूवमेंट को रद्द करने के लिए। और कुछ ही समय के बाद 10 मार्च 1922 को जब ये देखा गया कि गांधी जी जो अब वो अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मूवमेंट एपेक्स लेवल पे पहुंच गया था, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी होप्स थी, लेकिन वो सारी की सारी होप्स जो है वो धरी की धरी रह जाती है जब यहाँ पे गांधी जी इस पूरे मूवमेंट को रद्द कर देते हैं। तो गांधी जी की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम होती जब अंग्रेजों को दिखती है, तो वो समय का फायदा उठाकर अरेस्ट कर लेते हैं गांधी जी को और उन्हें 6 साल की सजा भी दे देते हैं। वहीं अगर हम इसी के कंटेम्प्रेरी खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो काफी हद तक खिलाफत मूवमेंट भी ठंडा पड़ गया, क्योंकि ऑटोमन टर्किश एम्पायर की जो जनता है वो खुद चेंज चाहती थी, वो खुद नहीं चाहती थी कि खलीफा को उसकी पोजीशन वापस मिले। तो अगर उसी कंट्री के लोग अब बदलाव चाहते हैं, वो किसी तरह का अब नई चीजें चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है दुनिया भर में होने वाले जो मूवमेंट्स हैं वो धीरे धीरे ठंडे ही पड़ेंगे। जनता के बीचों बीच एक और नया लीडर जो है वो ऑटोमन टर्किश एम्पायर में खड़ा हुआ, जिसका नाम कमल पाशा था, और उसने यहाँ पर कैलिफेट सिस्टम को पूरी तरह से 1924 तक अबॉलिश कर दिया। और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट जो है भारत में ही नहीं अलग अलग हिस्सों में जो इसी से जुड़े हुए मूवमेंट्स हो रहे थे वो भी धीरे धीरे करके ठंडे पड़ गए। तो ये यहाँ पे खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो कि आप यहाँ होता हुआ देख रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, अब क्या होगा? अब ऑब्वियसली बात है गांधी जी जेल में हैं, कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो हैं उन्हें गांधी जी का ये स्टेप पसंद नहीं आएगा और कुछ लीडर्स जो है वो गांधी जी के फेवर में थे। तो आप क्या देखेंगे, एक तरीके से यहाँ पे ऐसे लीडर्स जो कि गांधी जी के इस स्टेप से नाखुश थे वो स्वराजिस्ट कहलाए, और ऐसे लीडर्स जो गांधी जी के इस स्टेप को सही मानते थे वो नो चेंजर्स कहलाए। स्वराजिस्ट वो थे जो कहते थे कि हमने इस मूवमेंट के दौरान हर चीज को बॉयकॉट किया, हमने काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बॉयकॉट किया, हम ऑफिसेज नहीं गए, तो बेहतर ये है कि हम उन काउंसिल्स में वापस लौटें। अगर हम इलेक्शन लड़के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वापस लौटते हैं तो उन काउंसिल्स में रहकर भी हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके काम को रोक सकते हैं, उसके काम को रोक सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, उसके काम को ठप कर सकते हैं, सिस्टम में एंटर होके सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं। ये थे स्वराजिस्ट। नो चेंजर्स का मानना था कि हमें अभी भी काउंसिल्स जो है उनको अपोज करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। गांधी जी जेल में है जब तक, तब तक हमें कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए, स्वदेशी, खादी, कपड़ा, चरखा, इन सब चीजों को प्रमोट करना चाहिए। सो ये सारी चीजें जो हैं वो नो चेंजर्स यहाँ पर कहते हैं। उनका मानना था दैट दिस इज समथिंग विच वी शुड डू। गांधी जी जेल में है और उनको जैसे ही इस चीज का पता चला कि यहाँ पे स्प्लिट होने के पूरे चांसेस हैं, तब गांधी जी ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो काउंसिल में वापस लौटना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, और जो नो चेंजर्स की तरह ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करना चाहते हैं वो भी कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो स्प्लिट नहीं आना चाहिए, बाकी जो चाहे आप करें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोध गया जो बिहार में है, वहां पर दिसंबर 1922 में सेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू और CR दास ने यहाँ पे कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी बनाई। और ये जो कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी है ये पर्टिकुलर पार्टी अब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी। तो कांग्रेस में स्प्लिट तो नहीं आया, लेकिन हाँ मोतीलाल नेहरू, CR दास अलग से एक पार्टी जरूर बनाते हैं जो कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी। तो ये जो टेबल है ये आपको बता रही है कि कैसे कैसे स्वराजिस्ट काम करेंगे और कैसे कैसे नो चेंजर्स काम करेंगे। नो चेंजर्स उसी तरह से आश्रम खोल रहे थे, चरखा खादी को पॉपुलर बना रहे थे, नए नए स्कूल्स ओपन कर रहे थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ फाइट कर रहे थे, यूनिटी लाने की कोशिश कर रहे थे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे, वो सारी चीजें नो चेंजर्स कर रहे थे। वहीं स्वराजिस्ट जो है उन्होंने इस पार्टी को बनाकर 1923 के नवंबर के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। इलेक्शंस का रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी कहीं पर भी पूर्ण बहुमत से अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाई और उसे अलायंस बनाने पड़े, लेकिन वो अलायंस भी ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए और वो टूट गए। खुद स्वराजिस्ट पार्टी के ही अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने सोचा कि हमें वाकई में नो चेंजर्स वाला काम करना चाहिए और अभी समय नहीं आया है कि हम इलेक्शंस में वापस लौटें।
तो वो जो लीडर्स थे वो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट कहलाए। तो स्वराजिस्ट में ही वही लीडर्स जो अब काउंसिल्स में वापस नहीं जाना चाहते थे 1923 के इलेक्शंस के बाद, जो वापस से नो चेंजर्स का ही काम करना चाहते थे, वो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट कहलाए। वहीं रिस्पॉन्सिविस्ट वो थे जो एक बार फिर से चांस लेना चाहते थे अगले इलेक्शंस तक, यहाँ पे वापस से एक बार अगले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो वो रिस्पॉन्सिविस्ट कहलाए। और ये रिस्पॉन्सिविस्ट 1926 के इलेक्शंस में एक बार फिर से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इन इलेक्शंस का रिजल्ट भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आता। एंड फाइनली नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट सभी नो चेंजर्स की तरह ही काम करने लग जाते हैं। गांधी जी इज इन जेल और वो कुछ लंबे समय तक अब पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इनएक्टिव ही रहेंगे। ये जो सारी चीजें हो रही थी, इसके साथ साथ कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हो रही थी, जैसे कि कुछ नई आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, कुछ नई फिलॉसफीज, आइडियाज भी भारत के लोगों में, उनके माइंड्स में पेनिट्रेट कर रहे थे, जैसे कम्युनिज्म